सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन करते हैं, क्योंकि हम लोग देव विद्या का अध्ययन करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और देव विद्या का ज्ञान अध्ययन बगैर गुरुजनों के आशीर्वाद एवं अपने इष्ट देवता वेद माता गायत्री के आशीर्वाद के बिना तो यह संभव ही नहीं। तो हम सबों को चाहिए कि जब भी क्लास करें, ज्ञान का आदान प्रदान करें या इसका उपयोग करें, तो अपने इष्ट देवता एवं अपने गुरुदेव को, गुरुजनों को जरूर स्मरण करना चाहिए। अभिवादन अंतर्मन से अवश्य करना चाहिए। तो आज की कक्षा के बारे में हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, आज की कक्षा के विषय वस्तु में लिखा गया है कि ग्रह युद्ध क्या है, इसका प्रभाव हम लोग कुंडली में कैसे जाने। ग्रह युद्ध क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा। हालांकि फल दीपिका पुस्तक में ग्रह युद्ध के बारे में यह बतलाया गया है कि जब ग्रहों का मान, अंशात्मक मान काफी करीब होता है, दो ग्रहों का, तो वह ग्रह युद्ध में होते हैं। तो ऐसे बहुत ही बिरले किसी किसी कुंडलियों में देखने को मिलते हैं, सभी कुंडलियों में नहीं मिले। परंतु वैदिक ज्योतिष में यह भी कहा गया है कि यदि दो ग्रह युक्त हैं और उन दोनों के अंशात्मक मान में जितनी करीबियां होती है, उतना ही वह युक्ति फल अधिक भी मिलता है। हम सबों को यह भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे वैदिक ज्योतिष में ग्रह युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर जीवन भर पड़ता रहता है। तो इसके प्रभाव को, इसका प्रभाव हम लोग कैसे जाने, इसी विषय वस्तु पर हम लोग आज यह जो ग्रह युद्ध है, ग्रहों की अवस्था जो होती है, ग्रहों की अवस्था इसी के अंतर्गत आती है। ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती है। सामान्यतः तो हम लोग 5-7 प्रकार की ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, ज्ञान आदान प्रदान करते हैं और फलादेश उतना ही उपयोग करते हैं। लेकिन बृहत पराशर होरा शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो सैकड़ों अवस्थाएं बतलाई गई है। 96 अवस्थाएं जहां तक मुझे ध्यान है कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में बतलाया गया। उन्हीं में से एक यह भी है ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध में जैसा कि शब्द है युद्ध, तो युद्ध में दो ही बातें होती है, एक हार जाना और एक जीत जाना। यानी कि एक का जय होना और दूसरे का पराजय होना। यही दोनों दो स्थितियां बनती है ना। यदि दो ग्रह युद्ध में हो तो युद्ध के बाद में तो परिस्थितियां यही बनती है, एक का जय होता है, दूसरे का पराजय। तो जो पराजित ग्रह होते हैं, तो पराजय काम है और पराजय से ही पराजित सब उसका विशेषण। तो जो पराजित ग्रह होता है, पराजित ग्रह को खल ग्रह की भी संज्ञा दी गई। पराजित ग्रह को खल ग्रह की संज्ञा दी गई। खल ग्रह अच्छे फल नहीं देते। ज्योति कौशिक जी, आपका माइक डिस्टर्ब करता है। खल ग्रह को पराजित ग्रह की संज्ञा दी गई है, पराजित ग्रह को खल ग्रह का संज्ञा। जिस कुंडली में ग्रह युद्ध हो, तो हम सबों को फलादेश में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम सभी सावधानी नहीं बरतते हैं तो फलादेश खराब हो सकता है। खास करके प्रश्न कुंडली के फलादेश में, खास करके प्रश्न कुंडली के फलादेश में ग्रह युद्ध का अपना एक अलग ही महत्व है। युतियों के आधार पर ग्रह युद्ध का निर्माण, युति और अंशात्मक मान के आधार पर ग्रह युद्ध बनता है।
तो इसी युक्ति के आधार पर ही प्रश्न कुंडली में कई प्रकार के योग बनते हैं। प्रश्न कुंडली में कई प्रकार के योग बनते हैं, जिसे इकबाल योग भी कहा जाता है, इंदुबार योग कहा जाता है, इत्साल योग, इसराफ योग, नक योग, मनव योग, कंबुल योग, कौरी कंबुल, खलसार, रद योग, तंबीर योग, दूरफ योग इत्यादि। 16 प्रकार के योग बनते हैं। यह ग्रहों के युक्तियों अंशात्मक मान के आधार पर। तो यह अलग अलग यह प्रश्न कुंडली की बातें हैं। तो जब प्रश्न कुंडली की जब हम लोग चर्चा कभी करेंगे तो हम लोग समझने का प्रयास। तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोगों ने 5, 7, 10 योगों के बारे में, जैसे कि इंदुबार योग, इक्साल योग, मुत्सशील योग, इसराफ योग, मनव योग, कंबुल योग, ग्रहों के विभिन्न प्रकार की स्थितियों के कारण कुंडली में क्या होता है, सुयोग भी बनता है और कुयोग भी। सुयोग एवं कुयोग दोनों ही बनते हैं। यदि कुयोग बनता है यह जीवन भर प्रभावित। ठीक इसी प्रकार एक योग है जो ग्रहों के अंशात्मक मान एवं युक्तियों के आधार पर ग्रह युद्ध का निर्माण होता है, जिसका फल हमारे जीवन भर बनता है, पड़ता है। अब हम लोग ग्रह युद्ध को कैसे समझें, इस विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो ग्रह युद्ध के बारे में जहां तक जातक शास्त्रों में बतलाया गया है, बृहद संहिता में इसके बारे में विशेष रूप से दर्शाया गया है। ग्रह युद्ध होता है जब एक ही राशि कह ले, या दूसरे शब्दों में हम एक ही भाव, चाहे राशि कोई भी क्यों ना हो, भाव कोई भी क्यों ना हो, उदाहरण स्वरूप हम दशम भाव को ही ले लेते हैं। जब एक ही भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह होते हैं, एक ही भाव में जब 2 या 2 से अधिक ग्रह होते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनि देव हो गए, 2 ग्रह हो गए जी गुरु। तो दोनों के अंशात्मक मान में जब काफी नजदीकियां होती है तो ग्रह युद्ध बनता है। जब दोनों ग्रहों के अंशात्मक जब एक ही भाव में 1 से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक ग्रहों का स्थिति बनता है, और उन ग्रहों में अब हम लोग तीसरे ग्रह को भी एक लिख लेते हैं, समझने में आसानी है कि हमने बुध को भी लिख 3 ग्रह। अब इन ग्रहों में ये कोई आवश्यक नहीं है कि तीनों ग्रह युद्ध में हो, कोई 2 हो सकते हैं, कोई एक ग्रह युद्ध से बाहर भी हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक ग्रह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जब इनके अंशात्मक मान में काफी करीबियां होती है तो ग्रह युद्ध का निर्माण होता है। ग्रह युद्ध का निर्माण होता है। हमारे गुरुजनों का कहना है कि यह ग्रह युद्ध 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो खूब बढ़िया से अध्ययन करना चाहिए, कोई भी विषय वस्तु को छोड़ना नहीं चाहिए आगे के लिए। हालांकि ग्रह युद्ध से संबंधित चर्चाएं इससे चल रही है कि हाँ, आने वाली कक्षाओं में हम लोग ग्रह युद्ध पर चर्चा करेंगे। तो यह जो 3 प्रकार है, उसमें जब ग्रहों के अंशात्मक मान के करीब होने से जब यह संयोग बनता है तो ग्रहों के अंशात्मक मान ग्रहों के साथ अंशात्मक मान के करीबियां होने के कारण 3 प्रकार के योग बनते हैं। एक जो होता है
उसे अस्त कहा जाता है। तो अस्त किन ग्रहों के साथ होता है? तो जब सूर्य के साथ कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़कर युक्त होता है और अंशात्मक मान में करीबियां होती है, नजदीकियां होती है, तो अस्त हो जाते हैं। इसे ग्रह युद्ध की संज्ञा नहीं दी जाती। अभी जो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ाई, यहाँ ग्रह युद्ध में केवल परिभाषा ही सब महत्वपूर्ण है। जब जितना ज्यादा से विश्लेषण करते हुए लोग परिभाषा को समझेंगे, ग्रह युद्ध समझना कोई बड़ी बात नहीं। तो जो परिभाषा में हम लोगों ने चर्चा किया कि एक ही भाव में दो या दो से अधिक ग्रह जब इकट्ठे होते हैं, रहते हैं और अंशात्मक मान में करीबियां होती है, तो ग्रह युद्ध होता है। उसके तीन प्रकार हैं, मतलब कि युति से जो बनती है तीन प्रकार। एक स्तर मान लिया कि सूर्य के साथ कोई ग्रह, मंगल ही हो जाए, युतियों में अंशात्मक मानने में काफी करीब हो जाता है, मंगल अस्त हो जाएगा। दूसरा जो संयोग होता है, दूसरा जो स्थिति बनती है, उसे समागम कहते हैं। समागम क्या कहते हैं? समागम। समागम। और तीसरी जो स्थिति बनती है उसे युद्ध कहते हैं। जब दो ग्रह जब एक साथ होगा तो समागम की भी स्थितियां बन सकती है कि नहीं बन सकती है, उसे समागम भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी गुरु जी। दो का मिलना समागम हो। तो जब सूर्य के साथ कोई ग्रह संयोग करता है तो वह अस्त हो जाता है, और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह संयोग करता है तो समागम होता है। क्या होता है? समागम। 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 अगर चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह हो, चाहे किसी भी भाव में क्यों न हो, अगर चंद्रमा शुक्र की युति हो गया तो यह क्या है? यह समागम हो। चंद्रमा से किसी ग्रह का ग्रह युद्ध नहीं होता, सूर्य के साथ में किसी ग्रह का ग्रह युद्ध नहीं होता। ग्रह युद्ध से सूर्य और चंद्रमा बाहर रहते हैं। ग्रह युद्ध में केवल कौन से ग्रह? 5 ही ग्रह को लिया जाता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि। अब हम आशा करते हैं कि युतियों के कारण जब एक ही भाव में जब दो ग्रह होते हैं या दो से अधिक ग्रह होते हैं और अंशात्मक मान में काफी करीबियां होती है, तो ग्रह युद्ध होता है। लेकिन अंशात्मक मान के करीबियां होने के कारण तीन प्रकार के संयोग बनते हैं। एक अस्त बनता है जो सूर्य के साथ में, एक समागम वाला संयोग बनता है जो चंद्रमा के साथ में। अगर ग्रह युद्ध वाली समागम बनती है तो सूर्य और चंद्रमा को इससे बाहर कर रख लिया जाता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि के संयोग से जो होता है उसे ग्रह युद्ध कहा जाता है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब इसके बाद में और भी कुछ विशेष स्थितियां बनती। अब अस्त दोष के बारे में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि राहु एवं केतु ये भी दो ग्रह हैं जिनका प्रदेश में उपयोग किया जाता है, लेकिन इनको अस्त दोष नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार ग्रह युद्ध में सूर्य एवं चंद्रमा को दोष नहीं लगता। अब हम लोग आकलन कैसे करें? तो आकलन करने के लिए कि कौन से ग्रह, अब आप लोग अपने अपने कुंडली में जो आकलन करने की या प्रभाव जानने की प्रभावी है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे समझें? तो इसके लिए जो ग्रह आपके कुंडली में युति बनाए हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़कर जो शेष जो 5 ग्रह बच गए, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, इसमें अब हमने यहाँ पर लिखा था देवगुरु बृहस्पति, शनि, बुध को हमने लिखा। अब
आप बुध का यदि अंशात्मक मान यहाँ पर 26 है, शनि का अंशात्मक मान 1350 है, देव गुरु का अंशात्मक मान यदि 1519 है। अंशात्मक मान कुछ भी हो सकता है। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग स्थितियों के आधार पर अंशात्मक मान अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं गुरुजी, हो सकते हैं। जी गुरुजी, हो सकते हैं। हो सकते हैं। मान लिया जाए कि यह एक कुंडली है, दसम भाव में ग्रहों 3 ग्रह है, तीनों ग्रह की ऐसी स्थितियां बनते हैं। तो यह अंशात्मक मान जितना ही करीब होता है, एक अंश का अंशात्मक मान का अंतर हो, 2 अंश का हो, या अधिकतम 3-20 अंशों का हो, अधिकतम 3-20 अंशों का हो, जी गुरुजी। तो यह ज्यादा प्रभावी हो जाता है। एक मिनट जरा सा। तो अब यहाँ पर देखा जाए, आकलन किया जाए कि यह 1350 है या बुधदेव 26 डिग्री के हैं, तो यह तो 3-20 अंश से काफी दूर हो गए ना। जी गुरु जी या ये 15-19 है, तो 15 से 26 11 अंशों की दूरी है। 1350 है, 14 मान लेंगे, या 26 है तो भी काफी दूरी है। यदि 1350 14 मान लेते हैं, 15 है तो 14 9, नहीं यहाँ, हाँ, अगर यह 14 है और यह 26 है तो 12 अंशों का अंतर है। अब इससे इसको अगर हम लोग लेंगे बुध को, तो 15 यह है और यह 26 है, तो 11 अंशों की दूरी है। यानी कि इन दोनों ग्रहों से बुध का अंशात्मक मान 10 अंशों से भी अधिक दूरी है। तो क्या बुध यहाँ पर ग्रह युद्ध में शामिल है? नहीं है। अगर यही दोनों में से किसी ग्रह के अंशात्मक मान से 1/9 अगर कम होता तो ग्रह युद्ध में आ जाता। अब यहाँ पर देखा जाए कि शनि, अब यह तो ग्रह युद्ध से बाहर हो गया। अब शनि एवं गुरु दोनों के अंशात्मक मान में काफी करीबियां हैं। यह 15-19 है या 13-50, तो 3-20 से कम है ना। जी गुरु जी। 15-19 13-50। अब यहाँ पर 19 है तो 60 इसमें रख देंगे या 14 हो जाएगा। तो 60-19 7-9 या हो गया, या दोनों समाप्त। तो 9 में से 0 गया 9, 7 में से 5 गया 2, यह 29 हो गया, और यह 14 में से 13 गया 1। एक अंश 29 कला, एक अंश 29 कला ही रहा दोनों के बीच का। तो ये दोनों ग्रह ग्रह युद्ध में है कि नहीं है? है गुरुजी। है गुरुजी। दोनों ग्रह ग्रह युद्ध। तो जो ग्रह कम अंश वाला होता है, यदि दो ग्रह ग्रह युद्ध में हो, तो जो ग्रह कम अंश वाला होता है वह विजेता कहलाता है। कौन सा ग्रह विजेता कहलाएगा? एक नियम यह भी है, हमारे गुरुजनों का कहना है, हमने आज भी वह दिन याद है, उनकी बातें याद स्पष्ट हो रही है कि यदि कोई ग्रह युद्ध में है तो कम अंश वाला। और कुछ गुरुजनों का यह भी कहना है, क्योंकि पुस्तकें अलग अलग होती है, हमने कोई पुस्तक पढ़ा था, उस पुस्तक में यह भी लिखा है कि शीघ्रगामी ग्रह, यानी कि जो तेजी से ग्रह चलने वाला हो। पहले एक चीज को स्पष्ट कर लें,
यानी कि जो कम अंश वाला है वह विजेता होता है और जो ज्यादा अंश वाला होता है पराजित होता है। आप लोग इस नियम को अपने अपने कुंडली पर लगाकर देखें कि क्या आपके कुंडली में कोई ग्रह किसी भी भाव में यदि ग्रहों की युतियां हैं तो क्या वह ग्रह ग्रह युद्ध में शामिल है। तो उसमें से विजेता ग्रह को पहचाने और पराजित ग्रह को पहचाने। पहचान लिया आप लोगों ने? कोई एक दो सदस्य? जी गुरु जी, मेरी कुंडली में ग्रह युद्ध हो रहा है। ओम प्रकाश मिश्रा जी, माइक हम ही बंद कर देते हैं। हाँ, विश्वास जी आप बोल रहे थे? जी गुरु जी, मेरी कुंडली में मंगल बुध शुक्र और केतु की युति है, जिसमें मंगल और बुध के बीच में 2 डिग्री का ही अंतर है। तो वहाँ पे मंगल के अंश कम है, जिससे मंगल विजेता हो रहे हैं। और बुध पराजित हो रहा है। जी गुरु जी। तो जब अब यहाँ पर पराजित ग्रह जो होता है, जो ग्रह पराजित होता है उसे खल ग्रह की संज्ञा दी जाती है और वह अच्छे फल नहीं देते। तो क्या बुध की जब अंतर्दशा वगैरह चलता है तो जो ग्रह पराजित होता है अपने कारकत्वों का नुकसान करता है या उनके कारकत्वों का लाभ नहीं मिलता उनकी दशाओं में, तो आप अपने जीवन के आकलन करें कि जब बुध की अंतर्दशा वगैरह चलती है तो क्या कार्यों से संबंधित, क्योंकि बुधदेव कार्य के भी कारक कह सकते हैं क्योंकि बुधदेव तो संपादक है ना, देन लेन के जी गुरु जी। कारक। हाँ, बुधदेव देन लेन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, यानी कि जो हम बात बोलना चाहते हैं वह प्रभावशाली नहीं हो पाना या वाणी से संबंधित समस्याएं या जिस भाव में बन रहा है उस समय। तो क्या इस प्रकार की कुछ समस्याएं देखने को मिलती है आपके जीवन में? मिली है जी या गुरु नहीं जी। मिली है? जी एक तो यह हो गया। गुरुजी, इसमें एक प्रश्न ये आ रहा था कि आपने अभी कहा कि राहु और केतु के साथ में ग्रह युद्ध नहीं होता है जब जब ये पांचों में से कोई एक ग्रह उनके साथ आ। हाँ ठीक है, अगर यहीं पे अब इसी भाव में अगर दसम भाव में ही अगर राहु देव होते और 14 अंशों के होते तो इन दोनों ग्रहों से काफी करीब हो गए तो यह ग्रह युद्ध में नहीं रहेंगे, किसी जी ग्रह से कोई युद्ध में या नहीं रहेंगे। हाँ, इनके कारण दूसरे ग्रहों को ये ग्रहण लगा देंगे, दूसरे ग्रहों को ग्रहण ये लगा देंगे, लेकिन ये ग्रह युद्ध में कभी पराजित नहीं। राहु हमेशा विजेता ही रहता है क्योंकि काफी बलवान होता है। तो वैसे भी ये विजेता नहीं कह सकते हैं, कहने का मतलब ये तो दूसरे किसी के शक्तियों को ही सोख लेता है। जो वही जो भी ग्रह इनके समीप में जितना आता है उनके शक्तियों को ही सोख लेता है। तो जब शक्तियों को सोख लिया था अपने आप पावरफुल हो जाता है। जी गुरु, धन्यवाद। तो हाँ, तो इसलिए राहु के साथ में केतु के साथ में ग्रह युद्ध नहीं माना जाता। तो अभी यहाँ पर स्पष्ट, जैसे कि विश्वास हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा, जो हमारे गुरुजनों ने हमें कहा और जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा वह सूत्र हमने अप्लाई भी किया और आप ही के कक्षा के सदस्य के द्वारा हमने पूछा कि क्या आपके किसी के कुंडली में यह लागू हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि लागू हो रहा है। तो इस नियम को ही माना जाए। और दूसरी बात यह है कि पराजित ग्रह जो होता है उसे खल ग्रह की कही जाती है, यानी कि पराजित ग्रह या खल ग्रह की दशा में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शारीरिक मानसिक समस्याएं आती है, कार्यों में विलंब होता है, जीवन में संघर्षपूर्ण समस्याएं होती है। क्या विश्वास जी, जब बुध की अंतर्दशा चलती है तो इसी प्रकार की समस्याएं आती है? जी गुरु जी। अच्छा, और इसके बाद में वह किस भाव में बना हुआ है, यह ग्रह युद्ध किस भाव में? गुरु जी, लाभ स्थान में ये युति बन रही है। तो लाभ स्थान में हो रही तो इच्छा, जो भी आप मन में इच्छा सोचते हैं, जो कार्य की योजना बनाते हैं उस पर अमल करते हैं, अभिलाषा जो होती है बुध की दशा है वो भी कोई अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती होगी क्योंकि 11वां भाव भी खराब हो कर रहे हैं कुछ। इसके बाद में आय से संबंधित भी समस्याएं, मतलब कि बुधदेव की दशा में हो जाना, साथ ही या कि बुधदेव किस भाव के स्वामी? भाग्य द्वादश के गुरु जी। हाँ,
तो जब आय ही नहीं होना तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ भाग्य भी स्लो हो जाना। तो जब आय ही नहीं, कार्यों में समस्या हो जाना, तो दूसरे शब्दों में तो या किसी भी, अगर एक आप भले ये भाग्य भाव के स्वामी न भी होते तो भी अगर काम अच्छा ढंग से नहीं चल रहा है तो हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाग्य आजकल साथ ही नहीं दे रहा ना। जी गुरु जी। तो ये हुआ। और ये सब तो हम लोगों ने गृह युद्ध के बारे में समझा अच्छे ढंग से, जी गुरु जी। या किसी सदस्य को अगर कोई अगर गृह युद्ध से संबंधित समस्या हो तो बोले। और कोई विषय वस्तु हमने कल कहा था कि इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। गुरु जी, शुरुआत में मैंने जब ये कक्षा ज्वाइन की थी उससे पहले मैं यही मानता था कि एक अंश की दूरी होती है तभी ग्रह युद्ध होता है। तो आज तक मैं नहीं गिनता था कि बुध मेरे लिए पराजित हो रहे हैं, क्योंकि 2 डिग्री के आसपास के थे। पहली अच्छा। बार 9 मास के कहीं पर मैंने देखा कि ये ग्रह युद्ध में परास्त हो रहे हैं। हाँ, एक नौमांश लिया जाता है तभी तो, अगर वो खराब फल दे रहे हैं तभी तो कुछ ना कुछ समस्याएं होती। जी गुरु जी। मैं भी गुरुजी पहले यही सोचता था कि अगर 2 ग्रह एक साथ आ गए तो चाहे सूर्य देव हो या चंद्र देव हो, सब युद्ध में आ जाएंगे और फिर ये तो, लेकिन आज ये बहुत ही क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है। और वो समता वाला और अस्त वाला वो मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है। और वो साइंटिफिक भी है, क्योंकि सूर्य देव अगर राजा हैं तो उनके साथ समता तो नहीं करेंगे, वो तो या तो वो रहेंगे या दूसरा राजा रहेगा, तो वो तो वही जीतेंगे, तो इसलिए हाँ, अस्त करेंगे। अस्त करेंगे। और चंद्रमा जो है वो स्त्री ग्रह भी है और उसे माँ का उपाधि प्राप्त है। यहाँ माँ से मिलन हुआ तो माँ अस्त हो ही नहीं सकता, माँ को मतलब माँ युद्ध में शामिल हो ही नहीं सकती। कोई ग्रह जो है जो जिसको माता का उपाधि मिला हुआ हो उससे कोई युद्ध करेगा ही नहीं। माता पिता से कोई युद्ध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद में कल की कक्षा में जो हम लोगों ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा किया था, जो कक्षा में उपस्थित सदस्य की ही थी, तो ग्रहों के दिग्बल की स्थिति, ग्रहों के दिग्बल की स्थिति। दिग्बल की स्थिति, तो इस पर भी हम सबों को थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि जो 6 प्रकार के बल हम लोगों ने पढ़े थे कल की कक्षा में, यदि किसी भी ग्रह को किसी भी एक या एक से अधिक 2 भी प्रकार का बल मिल जाता है तो ग्रह बलवान हो जाता है। और वह जिस भाव में बैठा हुआ होता है, जातक को उस भाव का विशेष फल अपने गुण के स्वभाव अनुसार देता है। कहने का मतलब हमने कल की भी कक्षा में क्लियर कर दिया था कि ग्रहों के बल से ग्रहों के गुण का निर्धारण नहीं होता, ताकत का निर्धारण होता है, स्वभाव का नहीं कि कैसा फल देंगे। कोई ग्रह दिग्बली है तो बल मिल गया, यदि उस भाव में वह नीच का है तो बुरा फल देगा। लेकिन हम आचरणों से उनको दिग्बल बनाते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो वह शुभ फल भी देते हैं। जैसा कि कल की कक्षा में हम लोगों ने आपस में चर्चा के दरमियान हम लोगों ने पाया था कि 11वें भाव में नीच के शुक्रदेव हैं, सूर्यदेव से अस्त भी थे। फिर उसी विषय वस्तु को थोड़ा सा चर्चा करके उसी विषय वस्तु को हम लोग अच्छे ढंग से विश्लेषण कर लेते हैं। 6 नंबर की राशि यहाँ पे थी, यहाँ पे सूर्यदेव हैं, नीच के हैं, आय भाव है, सूर्य से अस्त भी हैं। आय अच्छी नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं अच्छी नहीं होनी चाहिए, आय खराब, इच्छा खराब, सब कुछ खराब। जिस भाव में नीच के ग्रह बैठे हुए होते हैं उस भाव के फलों में हानि होती है, ये सही बात है। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक हुआ, क्यों?
तो व्यक्ति अपने आचरण के कारण, आचरण के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा सदैव 8वें भाव का व्यक्ति काम किया या काम कर रहा है, तो शुक्रदेव को अच्छी स्थिति 4थे भाव में मिलती है। और व्यक्ति जब यहाँ का काम करने लगा तो यहाँ से 4थे शुक्रदेव हो गए। इसलिए और व्यक्ति जब आचरण के द्वारा किसी ग्रहों को प्रसन्न करता है या ग्रहों के संतुष्टि के लायक काम करता है तो वह ग्रह अच्छा फल देने लगता है। इस पर हम लोगों ने एक छोटी सी कहानी भी हम लोगों ने चर्चा किया था शिक्षक एवं विद्यार्थी पर। तो अन्य सभी ग्रहों का भी हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके कुंडली में शनिदेव 4थे भाव में है। शनिदेव को दिग्बल यहाँ से 7वें भाव से मिलता है। शनिदेव जिस भाव में हो, अगर शनिदेव खराब फल दे रहे हैं तो शनि जहां देख रहा है 10म भाव, अभी इस उदाहरण कुंडली में 10म भाव को देख रहे हैं, 10म भाव का हम काम करना शुरू कर या 10म भाव का काम भी करना शुरू कर दे एवं 10म भाव से जो जीव तत्व देखे जाते हैं, जीव तत्व का विचार होता है, उनके सुझाव सलाह से हम अपना जीवन काम आगे बढ़ाते, अपने आप शनिदेव अच्छे फल देने लगे। यहाँ से यह शिक्षा मिली कि नहीं मिली? गुरुजी, शनि की तो 3 दृष्टि होती है, तो कौन सी वाली का काम करें? नहीं ना, हमने यहाँ कहा कि यदि शनिदेव अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे फल प्रदाता जिसके कुंडली में नहीं है, बुरे फल देते हैं, भावेशों के आधार पर तेरे हो नीचे होते, तो शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं, शनिदेव को 7वें भाव में दिग्बल मिलता है ना। हाँ जी। तो हम ऐसे जगह का काम करें जहां से शनिदेव 7वें, अब शुक्रदेव को 4थे भाव में दिग्बल मिलता है, शुक्रदेव को 4थे भाव में दिग्बल मिलता है, तो हमने 8वें भाव का काम करना शुरू कर दिया। जितना हम ईमानदारी से गहन चिंतन मंथन हम 8वें भाव का करना ईमानदारी से शुरू कर दिए तो शुक्रदेव अच्छे फल देने लगे। यहाँ से यह शिक्षा मिली। तो अगर शनिदेव 7वें भाव में ही बैठे हुए हैं, अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? शनिदेव 7वें भाव में है तो हम लग्न का काम करें, यानी कि अपना ख्याल रखेंगे, अपने हर चीज का ख्याल रखेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी तुलना कहीं हो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हम 10 व्यक्ति के सामने में हम बोल ना सके, अपने एक मिनट का रूटीन नहीं बदला सके, ऐसा कोई काम नहीं। पूर्ण पारदर्शी हो जाए। शनिदेव वक्त के पाबंद भी है, तो हम अपने आप को एकदम टाइम शेड्यूल निर्धारित कर लेंगे, हम अपना सभी काम टाइम टू टाइम करेंगे, हम किसी को वचन नहीं देंगे, वचन देंगे तो हर हाल में पालन करेंगे, क्योंकि सेवक है ना शनि, तो सेवक का तो काम है जो उन्हीं बात सुनने वाले अमल कर। अगर हम किसी को वचन देते हैं काम, अगर हम फिर उस पर अनुपालन नहीं करते हैं तो और शनि खराब हो जाता है। इस प्रकार से जिसके साथ एक भाव में शनि। अगर अब आते हैं गुरुजी, यहाँ पे एक प्रश्न था कि शुक्र से पीछे 4था भाव लेना है या शुक्र से 4था भाव लेना है गुरुजी? नहीं, शुक्र ऐसे भाव को लेना है जहां से शुक्र 4थे हो जाए। अगर हम शुक्र से 4था लेंगे तो अगर हम 1 2 3 4 यहाँ लेंगे, यहाँ का काम करेंगे, तो यहाँ से तो फिर शुक्र 10वें हो जाएगा ना। जी गुरुजी। फिर यही बात, इन चीजों को भी हम सबको समझना चाहिए। तो शनि देव को 7वें, और 7वां भाव क्या है? शनि को 7वें अगर बंधन बनाने के लिए, तो पहले के जमाने में हम लोग देखा करते थे, हम सभी देखा नहीं करते थे, आज भी ग्रामीण इलाके में ऐसी स्थितियां बनती है कि बच्चा जब भी जन्म लेता है तब कमर में काला धागा बांध दिया जाता है। काला धागा बांध। कमर क्या है? शरीर का बीच का भाग है। ठीक उसी प्रकार जन्म यहाँ होता है तो कुंडली का मध्य भाग तो 7वां भाव ही है, यहीं पे दिग्बल मिलता है शनि को। तो शनि को मजबूत करने के लिए कमर में लाल धागा, काला धागा बांध। और पुरुष लोग वैसे भी जिसको नाड़ा कहते हैं लोग बांधते हैं। ये बहुत ही वो बताया आपने गुरुजी, ये तो बहुत ही
तो जिसके वैसे शनिदेव क्या है, ये शनिदेव का दिग्बल स्थान यहाँ पर है, मजबूती यहाँ पर मिलती है। और आजकल के कुछ लड़कों को हम देखते हैं कि पैर में ही, यानी कि शनिदेव को यहाँ पर 12वें भाव में लाता है, यानी कि पैर में लोग धागा बांधता है। तो खैर हो सकता है कि उनके कोई उपाय हो, कुछ हो, तो हमें किसी दूसरे की बातों तक नहीं जाना। जिसको जो इच्छा होता है, अपना स्वभाव है, अपना है। अब इसके बाद में हम लोग अन्य विषय वस्तुओं पर चलते हैं, अन्य ग्रहों की चर्चा करते हैं। यदि सूर्य या मंगल खराब स्थिति में है, अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें? आप ही लोग बोले कि आपके किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की स्थिति बोले, फिर हम बता देते। सूर्य और मंगल तीसरे भाव में गुरुजी। किस भाव में? तीसरे भाव में। अगर तीसरे भाव में सूर्य या मंगल हो तो सूर्य और मंगल को, हाँ ठीक है, सूर्य और मंगल जो है अगर दशम भाव में इनको दिग्बल मिलता है तो हम ऐसे जगह का काम करेंगे कि जहां से सूर्य 10वें हो जाए। तो यहाँ हम छठे भाव का काम करेंगे। छठे भाव के रिश्तों से हम अपना सुझाव सलाह लेंगे। तो फिर छठे से गिन के देखिए, या 10वां हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि शुक्र एवं चंद्रमा के लिए 10वां भाव, यानी कि जहां पे शुक्र या चंद्रमा है उससे 10वें भाव का काम करेंगे। तो अब यहीं पे सूर्य देव है या मंगल देव है तो छठे भाव का काम, छठा भाव भी दिनचर्या का है, अपना दिनचर्या करते रखेंगे। एवं यह उपचय भाव भी है, यानी कि संघर्ष भाव है, जो भी काम करना है बगैर थके हुए हम अपना काम करेंगे, यानी कि आराम नहीं। जब काम शुरू कर दिए तो जब तक समाप्त नहीं तब तक चैन नहीं, ऐसा मन में ऐसी आदत डाल देनी चाहिए। यदि तीसरे भाव में सूर्य या मंगल है तो अगर मंगल सूत्र खराब कर रहे हैं तो जब हम काम शुरू कर दिए तो फिर जब तक समाप्त न हो तब तक बेफिक्री नहीं आनी चाहिए। यानी सूर्य मंगल के लिए जहां पे सूर्य मंगल है उससे चौथे भाव ये हो गया। अब शनि के लिए हम लोगों ने चर्चा किया था कि शनि जहां पर है उससे 7वां भाव। अब आ गए देव गुरु बृहस्पति एवं बुध देव, तो ये जहां बैठे हुए हैं उसी भाव का काम आप करें। अगर पंचम भाव में बैठ गए हैं देव गुरु बृहस्पति या बुध देव, तो पंचम भाव क्या है? छोटे बच्चे का है, दुलार प्यार करें। और यह अध्ययन का भाव है, कुछ ना कुछ हमेशा अध्ययन करते रहें या कुछ ना कुछ सीखते रहें। यदि अध्ययन करने का या सीखने का समय नहीं है तो महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें। किसको पढ़ें? महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें, या धार्मिक कोई भी प्रेरणावर्धक पुस्तकें पढ़े। आप कुरान पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र कोई भी पढ़ सकते हैं, या अपने कार्यों में उपयोग में आने वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु या बुध यहाँ पर हैं, पंचम भाव में ही है, अगर वह ज्योतिष का काम करते हैं तो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में कुछ सीखने का समय निश्चित करें। चाहे वह सेल्फ स्टडी से ही क्यों न सीखना हो, लेकिन एक ही पन्ना है, प्रतिदिन एक नियमित समय पर से सेल्फ स्टडी का टाइमिंग निश्चित करें। या नहीं, यदि वह क्लास में भाग लेता है तो निश्चित रूप से एक निश्चित समय पर तो क्लास चलती है, क्लास जरूर अटेंड करें, फिर अपने आप सब कुछ ठीक होने। जब हम ग्रहों का दिग्बल देखते हैं तो वहां ग्रहों की दृष्टि ऊंच नीच, मित्रता, शत्रुता नहीं देखते। जब ग्रह दिग्बल हो जाता है तो फिर उसकी नीचता दोष भी समाप्त हो जाती है, ऊंच नीच सभी समाप्त हो जाते हैं, एक साथ हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने कल की कक्षा में देखा, सुना, पाया जो यहाँ पर 6 नंबर की राशि शुक्र नीच के हैं, सूर्य से अस्त है। व्यक्तिगत आय खराब हो नहीं जाना चाहिए और कोई भी अभिलाषा पूर्ण नहीं होना चाहिए। क्या आप विश्वास जी? जी गुरु जी। जिसके 11, अब यही बातें प्रश्न हम कल आपसे पूछ रहे थे, यही प्रश्न हम आज भी आपसे पूछते हैं कि यदि 11 भाव में सूर्य नहीं, अब कोई नहीं बोला, पहले हमारी बात सुना जाए, हम विश्वास जी से बात कर रहे हैं।
विश्वास जी हमारी प्रश्न को खूब बढ़िया से सुने। यदि 11वें भाव में कोई ग्रह नीच का हो और सूर्य से अस्त भी हो, कोई किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट न हो रहा हो, नीच भंग नहीं हो रहा हो, फिर आय एवं इच्छाओं की पूर्ति में समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? वैसे आएगी ही गुरु जी। निश्चित आने की संभावनाएं बनती है। जी गुरु जी। एक दूसरी बात, एक और प्रश्न अभी आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपने बहुत सी विद्याओं का, शास्त्रों का अध्ययन किया और अभी आप अनुसंधान रिसर्च भी कर रहे हैं ज्योतिष पे। तो यह 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है, और यहाँ 7वें भाव से यह भाव पंचम होता है। तो जीवन साथी का बुद्धि विचार भी तो यही है ना? जी गुरु जी। विवेकशीलता। तो व्यक्ति के स्वयं के कार्यों के द्वारा यहाँ यह भाव अच्छा हो गया, जिसके कारण इनके पत्नी का भी बुद्धि अच्छा होने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती? जी गुरु जी। और कब बनती है? तो पहले जो स्थिति थी विवेकशीलता की, उसमें उत्तरोत्तर विवेकशीलता में वृद्धि होना। जी गुरु जी। उत्तरोत्तर विवेकशीलता में वृद्धि होना यह दर्शाता है। क्योंकि अब यह क्यों होता है, हमने ऐसी बातें क्यों कही? क्योंकि विवाह होने के बाद में जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, जवाबदेहियां बढ़ती है, तो व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति थोड़ा और जवाबदेह हो जाता है और वह ज्यादा काम करता है। यानी कि वह व्यक्ति ज्यादा सोचना समझना शुरू कर देता है, उसको अप्लाई करना शुरू कर देता है, यानी कि 8वां भाव का ज्यादा काम करने लगता है विवाह के बाद में ना। जी गुरु जी। यानी कि भविष्य के बारे में, भविष्य में हम कैसे क्या करेंगे या अगला दिन हम क्या करेंगे, वह यही सोच का भाव तो है 8वां। तो जवाबदेही बढ़ने के बाद में थोड़ा ज्यादा सोचने समझने लगता है व्यक्ति, जवाबदेहियां बढ़ जाती है तो सोचना ज्यादा हो जाता है, और जितना ही ज्यादा सोचना हो गया तो उतना ही ज्यादा 11वां भाव ठीक होना शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जीवन साथी की विवेकशीलता में उत्तरोत्तर अच्छी स्थिति या विकास होना सुनिश्चित हो जाता है। इस कारण से क्या हमने जो कहा, यह बातें कहाँ तक सही है या गलत है? बहुत ही सही है। और गुरु जी साथ में अष्टम भाव है वो पत्नी का मतलब कि व्यक्ति का खुद का ससुराल भी होता है। तो यदि ससुराल का ध्यान रखेंगे, अष्टम भाव का ख्याल रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पत्नी का भी सपोर्ट मिलेगा ही उनको।